दोस्तों, आप लोगों ने ब्रिटिश एम्पायर का नाम तो ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये दुनिया के इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा एम्पायर था। अंग्रेज़ों की बनाई हुई ये सल्तनत दुनिया के कितने बड़े हिस्से पर फैल गई थी, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेज़ों की इस सल्तनत के बारे में एक कहावत मशहूर हो गई थी, और वो ये थी कि अंग्रेज़ों की इस सल्तनत में कभी भी सूरज नहीं डूबता है, क्योंकि जब सूरज ब्रिटिश एम्पायर के किसी एक हिस्से में डूबता है तो वहीं दूसरे हिस्से में निकल भी चुका होता है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा देश की गिनती आज के दौर में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में होती है, मगर यह देश भी इस सल्तनत के गुलाम थे। यानी किसी दौर में इन ताकतवर देशों पर भी अंग्रेज़ों का ही राज हुआ करता था। इन तमाम देशों के साथ साथ अंग्रेज़ों ने हमारे महान भारत देश पर भी एक लंबे वक्त तक राज किया था और हमारे भारत के लोगों को भी अपना गुलाम बनाया था। दोस्तों, वैसे तो जब भी भारत देश में अंग्रेज़ों के राज की बात की जाती है तो सबसे पहले नवाब सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान जैसे बहादुर लोगों की शक्ल हमारे दिमाग में आती है, क्योंकि यही वे बहादुर लोग थे कि जिनके शहीद करने के बाद ही अंग्रेज़ हमारे भारत देश पर कब्जा करने में कामयाब हो सके थे। लेकिन दोस्तों, अब अगर बात की जाए इस बारे में क्या अंग्रेज़ भारत में सबसे पहले बार कब आए थे और जब आए थे तो क्यों आए थे, तो आपको बताते चलें कि भारत में अंग्रेज़ सबसे पहले सन 1608 में आए थे। उस वक्त भारत पर मुग़ल बादशाह जहांगीर का राज हुआ करता था। शुरू में अंग्रेज़ भारत में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए आए थे। उन लोगों का यही मानना था कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है, उसके अलावा हमें भारत की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस दौर में भारत के किसी भी इंसान को नहीं पता था कि जिन लोगों को वह सीधा साधा समझकर अपने देश में बिजनेस की इजाज़त दे रहे हैं, वही लोग कुछ दिन बाद हमें अपना गुलाम बनाकर हमारे ऊपर जुल्म सितम करेंगे। और आखिरकार 1799 में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को शहीद करने के बाद यानी 19वीं सदी शुरू होते होते पूरे भारत देश पर कब्जा करके भारत में रहने वाले लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये भी है कि सन 1608 में भारत देश में आने वाले अंग्रेज़ सन 1800 में जाकर ही भारत देश पर कब्जा करने में क्यों कामयाब हो गए थे। बीच के बचे हुए 200 सालों में अंग्रेज़ों ने भारत देश पर कब्जा क्यों नहीं किया था। क्या उन लोगों ने इन बीच के सालों में कब्जा करने की कभी कोशिश ही नहीं की, या फिर कोशिश की लेकिन वह नाकामयाब रहे। आपको बताते चलें कि बीच के 200 सालों में अंग्रेज़ों ने भारत देश पर कब्जा ना करने की सबसे बड़ी वजह उन लोगों का हद से ज़्यादा कमज़ोर होना था, और उनकी कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह थी मुग़ल सल्तनत का हद से ज़्यादा मजबूत होना, क्योंकि मुग़ल सल्तनत उस दौर में हद से ज़्यादा ताकतवर थी। ख़ास तौर से मुग़ल सल्तनत के आखिरी ताकतवर बादशाह यानी औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में तो मुग़ल सल्तनत इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी कि किसी के लिए भी उनसे लड़ना और जीतना नामुमकिन समझा जाता था। और यही वजह थी कि औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में मुग़ल सल्तनत भारत की सबसे बड़े हिस्से पर फैल गई थी। लेकिन दोस्तों, फिर 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद सल्तनत न सिर्फ कमज़ोर होना शुरू हो गई थी, बल्कि धीरे धीरे अंग्रेज़ों की ताकत बढ़ने भी शुरू हो गई थी। और फिर 1707 के बाद अंग्रेज़ों को ना तो मुग़ल बादशाहों में से ना कोई बादशाह रोक सका, और ना ही कोई मराठा साम्राज्य में पैदा होने वाला कोई योद्धा रोक सका। फिर इसी तरह से ही अंग्रेज़ पूरे भारत देश पर ही कब्जा करने में कामयाब हो गए थे। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि अंग्रेज़ों ने औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में भी भारत देश पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन अंग्रेज़ इस कोशिश में नाकामयाब हुए थे, बल्कि उनको हद से ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा था। और भारत देश में अपने वजूद को बचाने के लिए उन्हें औरंगज़ेब आलमगीर के महल में फर्श पर लेट के रो रो कर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। दोस्तों, ये कहानी थी लगभग 1686 की कि जिस दौर में ब्रिटिश से आने वाले अंग्रेज़ों का बिजनेस भारत के बहुत सारे इलाकों में फैल चुका था। उस दौर में ब्रिटिश के लोगों ने मुग़ल सल्तनत से कुछ खास तरह का लाइसेंस हासिल कर रखा था, जिसकी वजह से उनके सामान पर टैक्स नहीं लगाया जाता था। इसी दौर में ही फ्रांस और प्रोटोकॉल से आने वाले व्यापारियों ने भी मुग़ल सल्तनत से ये गुजारिश की कि उन्हें भी कुछ ऐसे ही खास लाइसेंस दिए जाएं कि जिसकी वजह से उनके सामान पर भी टैक्स ना लगाया जाए। उनकी ये गुजारिश मुग़ल सल्तनत में कबूल हो गई और उन्हें भी कुछ ऐसे खास लाइसेंस दे दिए गए कि जिसकी वजह से उनके सामान पर भी टैक्स लगना बंद हो गया था। लेकिन जब ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जोसाया चाइल्ड तक पहुंची तो गुस्से से लाल हो गए और उसने फ़ौरन इंडिया में मौजूद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी को ये ऑर्डर जारी किया कि तुम फ़ौरन बंगाल खाड़ी
और अरब सागर में मौजूद मुग़ल सल्तनत के जहाज़ों का रास्ता काट दो और तुम्हें जो भी मुग़ल सल्तनत का जहाज़ मिले उसे फ़ौरन लूट लो। इतना ही नहीं, उसने लंदन से फ़ौजियों की कुछ टुकड़ियाँ भी भेजी जिन्हें ऑर्डर दिया था तुम भारत में जाकर अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुग़ल सल्तनत से जंग करो। जैसे ही लंदन से मुग़ल सल्तनत के खिलाफ जंग करने का ऑर्डर जारी हुआ, वैसे ही मुंबई में मौजूद अंग्रेज़ों के कुछ सिपाहियों ने मुग़ल सल्तनत के कई जहाज़ लूटे। बदले में मुग़ल सल्तनत के एक ताकतवर कमांडर यानी सिद्दी याकूत ने 20,000 फौजियों के साथ मुंबई शहर का घेराव कर लिया और ऐसे हालात देखकर अंग्रेज़ों की फ़ौज में अफरा तफरी मच गई और वो सारे अंग्रेज़ अपनी जान बचाने के लिए उस किले में जाकर छुप गए जिस किले को अंग्रेज़ों ने अपने बिजनेस यानी व्यापार के लिए बनवाया था। अगर सिद्दी याकूत चाहते तो बड़ी आसानी से के साथ उस किले को फतह कर सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि अंग्रेज़ ज़्यादा दिनों तक इस किले में नहीं छुप सकेंगे, इसलिए उन्होंने दूर से ही उसके लिए ऊपर गोलाबारी जारी रखी और बिल्कुल वही हुआ जो सिद्दी याकूत ने सोचा था। कुछ दिनों के अंदर ही किले में सारा खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया था और किले के अंदर लोगों में तरह तरह की बीमारियां फैलना भी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से महल में मौजूद अंग्रेज़ों की अब एक एक करके जान जाना शुरू हो गई थी। ऐसा हालात देखकर अब बहुत सारे अंग्रेज़ अपनी मौत के डर की वजह से छुपके से महल से निकलकर सिद्दी याकूत के पास पहुंच जाया करते थे और उससे जाकर अंदरूनी तौर पर मिल जाया करते थे। उस दौर में बहुत सारे अंग्रेज़ों ने इस्लाम धर्म भी अपना लिया था ताकि वे सिद्दी याकूत से का भरोसा जीतने में कामयाब हो सकें। हालांकि दोस्तों, अंग्रेज़ों के लिए यह परेशानी सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि बंगाल में भी थी। शाइस्त खान नाम के एक मुग़ल कमांडर ने अंग्रेज़ों को हर तरफ से घेर लिया था, यानी अब अंग्रेज़ों के पास अपनी हार कबूल करके माफ़ी मांगने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। इसलिए अब अंग्रेज़ों ने अपने 2 आदमियों को मुग़ल सल्तनत के आखिरी ताकतवर बादशाह यानी औरंगज़ेब आलमगीर के महल की तरफ रवाना किया। बहुत दिनों का लंबा सफ़र तय करने के बाद छुपते छुपाते ये दोनों लोग औरंगज़ेब आलमगीर के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। इतिहासकार लिखते हैं कि जब ये दोनों लोग मुग़ल सल्तनत के आखिरी ताकतवर बादशाह यानी औरंगज़ेब आलमगीर के महल में पहुंचे थे, उन दोनों की हालत ऐसी थी कि मानो 2 फ़कीर खड़े हुए हैं। इनके हाथ में जंजीरों से बंधे हुए थे, सर लटके हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। जैसे ही ये दोनों मुग़ल दरबार में औरंगज़ेब आलमगीर के सामने हाजिर हुए, इन दोनों को फ़ौरन ही ज़मीन पर लेट जाने का हुक्म दिया गया। फिर उन दोनों अंग्रेज़ों ने मुग़ल सल्तनत के बादशाह यानी औरंगज़ेब आलमगीर के सामने न सिर्फ अपनी हार कबूल की बल्कि औरंगज़ेब आलमगीर से माफ़ी भी मांगी और रोते हुए उनसे दरख्वास्त की कि हमारे उस लाइसेंस को फिर से बाहर कर दिया जाए कि जो हमें पहले दिया गया था और सिद्दी याकूत को मुंबई में हमारे किले की घेराबंदी भी बंद करने का हुक्म दिया जाए। दोस्तों, औरंगज़ेब आलमगीर ने अंग्रेज़ों की इस बगावत पर न सिर्फ उन्हें माफ़ किया बल्कि उसके साथ साथ उनके लाइसेंस को भी दोबारा बाहर कर दिया गया। लेकिन बगावत करने के जुर्म में औरंगज़ेब आलमगीर ने उनके ऊपर 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया और साथ ही साथ ये शर्त भी रखी थी कि भारत में मौजूद ईस्ट इंडिया कंपनी का वो गवर्नर यानी जोसियाह चाइल्ड कि जिसने मुग़ल सल्तनत के खिलाफ हथियार उठाने के ऑर्डर जारी किए थे, वह हमेशा हमेशा के लिए भारत छोड़ दे और उसे अब कभी भी भारत देश में आने की इजाज़त नहीं होगी। और इस तरह से औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में भारत देश में अपना वजूद बचाने में कामयाब हुए थे। हालांकि दोस्तों, सोचने की बात यह है, अगर उस दौर में औरंगज़ेब आलमगीर ने अंग्रेज़ों को माफ़ न किया होता और उनकी इस बगावत की वजह से उनकी कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत देश से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करवा दिया होता, तो शायद आज भारत देश का इतिहास कुछ और ही होता। हालांकि दोस्तों, आपको बताते चलें कि ज़्यादातर इतिहासकारों का ये मानना है कि जोसियाह चाइल्ड ने औरंगज़ेब आलमगीर के खिलाफ लड़ने का जो फैसला किया था वह बिल्कुल बचकाना फैसला था, क्योंकि औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में मुग़ल सल्तनत दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में गिनी जाती थी। एक आंकड़े के मुताबिक औरंगज़ेब आलमगीर की फ़ौज की तादाद 9 लाख से भी ज़्यादा थी और अमेरिका का आलम यह था कि पूरी दुनिया की दौलत का 25% सिर्फ और सिर्फ भारत देश के अंदर ही मौजूद था। यानी औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में भारत देश हर तरह से आज के दौर के अमेरिका की तरह था और यही वो दौर था कि जब भारत देश को एक सोने की चिड़िया बोला जाता था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।